नमस्कार। आयुर्वेदी में आज एक नए वीडियो के साथ हम लोग फिर से आए हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो आयुर्वेद का बेस कहते हैं, जिसको पूरी आयुर्वेद चिकित्सा व्यवस्था और आहार विहार दिनचर्या सब कुछ इसी टॉपिक पर निर्भर करता है। और ये यूजी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, पीजी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और फर्स्ट ईयर क्या सभी प्रॉप के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जो इस टॉपिक में जिसको जितना क्लियरेंस रहता है उसको आयुर्वेद उतना ज़्यादा समझ में आता है। और आयुर्वेद के में जब हम चिकित्सा करते हैं तो उसमें रोगियों के काउंसलिंग के लिए भी ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के द्वारा हम आहार विहार पथ्य अपथ्य औषध का सिलेक्शन बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा कि आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टॉपिक का नाम भी जान लेते हैं। टॉपिक का नाम है प्रकृति। प्रकृति क्या होती है, जो हम नेचुरल शब्द में जानते हैं कि प्राकृत और या नेचुरल, तो ऐसा आयुर्वेद में बेसिक कॉन्सेप्ट में आता है, बट इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बहुत वास्ट है। इसको केवल एक नेचर कह के हम इसको समाहित नहीं कर सकते उसमें। इसके बेसिक्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमको और ज़्यादा क्लियर होगा। तो प्रकृति में हम देखते हैं कि प्रकृति शब्द की निष्पत्ति कैसे होती है। प्रकृति शब्द की निष्पत्ति क्या है? प्र उपसर्ग और क्री धातु से मिलके होता है। ये आप याद रखिएगा, क्या है? प्र उपसर्ग और क्री धातु, इन दोनों से मिलने से क्या होता है? प्रकृति शब्द की निष्पत्ति होती है। तो निष्पत्ति और व्युत्पत्ति आयुर्वेद में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें हर शब्द का डेराइवेशन पता होना चाहिए। डेराइवेशन पता होने का मतलब यह है कि प्रकृति जो है वो दो संस्कृत के जो ग्रामर के जो नियम होते हैं उसके अनुसार जो बनते हैं, उसमें क्या आता है? प्र उपसर्ग यानी जो पहले लगता है, और क्री धातु से बनता है। तो क्री धातु में जब प्र उपसर्ग लगता है तो प्रकृति शब्द का निर्माण होता है। बाकी जो और लिटरल मीनिंग में हम जाएंगे तो क्या होता है? प्रकृति तीन शब्दों से मिलके बना है, तीन अक्षरों से मिलके बना है। पहला क्या है? प्र, दूसरा क्या है? क्री, तीसरा क्या है? ती। जिसमें प्र क्या होता है? सत्व गुण को बताता है, क्री रज गुण को बताता है, और ती तम गुण को बताता है। तो जहाँ सत्व होता है उसका क्या मतलब होता है? ज्ञानार्थक। और क्री मतलब रज गुण है, तो रज से क्या हम समझते हैं? गत्यात्मक, जो गति परक होता है। और उसके बाद आता है ती। ती शब्द से क्या होता है? जड़ता या तम का प्रतीक होता है। तो प्रकृति अपने आप में सत्व रज और तम इन तीनों से मिलके बनती है। तो इसी को डिफाइन करते हुए एक शब्द आता है प्रकरोति इति प्रकृति। प्रकरोति इति प्रकृति मतलब जिससे जो किसी चीज़ को प्रकट करता है। तो जो प्रकट करता है वो प्रकृति है। तो जब हम प्रकृति उत्पत्ति देखते हैं तो वहाँ सत्व रज और तम के गुणों के द्वारा या सात्विक राशिक और तामसिक आहार के द्वारा सृष्टि उत्पत्ति होती है। तो जिसके अंदर प्रकट करने की क्षमता है। प्र मीन्स यहाँ पे क्या है? प्रकट, प्रकट या उत्पन्न। जिसके अंदर प्रकट या उत्पन्न करने की क्षमता है वो क्या कहलाती है? प्रकृति कहलाती है। तो ये लिटरल मीनिंग है। बाकी इसका एप्लीकेशन बहुत वास्ट होता है, हम उसको हम समझेंगे आज के टॉपिक में। तो प्रकृति शब्द जो है, जो हमारे आरबी संहिताओं में मिलता है, हम उसको समझते हैं पहले। उसमें आता है सबसे पहले प्रकृति तु स्वभाव। चक्रदत्त ने लिखा है, क्या लिखा है? प्रकृति तु स्वभाव। चक्रदत्त पुस्तक है, उसमें है। तो प्रकृति तु स्वभाव मतलब जो किसी व्यक्ति का या फिर किसी द्रव्य का जो स्वभाव होता है, नॉर्मल स्वभाव होता है, वो क्या कहलाता है? प्रकृति। ठीक। प्रकृति को अरुण दत्त क्या बोलते हैं? प्रकृति शरीर स्वरूपम। किसी व्यक्ति का शरीर जैसा होता है वो उसकी प्रकृति को बताता है, या प्रकृति शरीर के माध्यम से प्रकट होता है। हम और ज़्यादा अभी डिटेल में जाएंगे तो हमें ये समझ में आएगा केवल शरीर नहीं, ये मन को भी बताता है। मानसिक प्रकृतियाँ भी होती हैं, शारीरिक प्रकृतियाँ भी होती हैं। लेकिन अभी शुरुआती कंडीशन में आप ये समझिए, प्रकृति शरीर स्वरूपम। हमारा जो शरीर है वह एक निश्चित प्रकृति के कारण खास तरह का बनता है या दिखाई देता है। तीसरे नंबर पे आता है रस वैशेषिक का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। प्रकृति जो होती, किसी का जो स्वभाव है, जैसे मान लो जल का जो स्वभाव है क्या है? शीतलता पैदा करना। अग्नि की जो स्वभाव है या प्रकृति जो है वो क्या है? उष्णता पैदा करना है। तो उसी तरह से क्या रस वैशेषिक ने डिफाइन करते हुए बताया, जन्म मरण अंतराल काल भावनी अविकारिणी दोष स्थिति प्रकृति। तो यहाँ हम अब तक इतना तो समझ गए कि दोष का मतलब क्या होता है? वात पित्त कफ रज और तम। यानी कि ये शारीरिक हो या मानसिक हो, ये दोष की स्थिति कैसी हो?
अवैकारिक हो, यानी दोषों में वात पित्त कफ रज तम, और प्रकृति की बात हो रही है तो हम यहाँ सत्व भी ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट दोष का मीनिंग नहीं लिया जा रहा है, महत प्रकृति के रूप में हम सत्व रज तम भी लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, अविकारिणी, इसमें किसी प्रकार का चेंज न हो, किसी प्रकार का चेंज न हो, कब तक, जन्म मरण अंतराल भावनी, यानी जन्म लेने से लेकर के मृत्यु होने तक बीच की जो स्थिति रहेगी, कैसी स्थिति, अवैकारिक रहेगी, किसकी, दोषों की, वह क्या कहलाएगा, प्रकृति कहलाएगी। यानी प्रकृति क्या होती है, जन्म के समय जो हमारी प्रकृति बन गई आजीवन वही बनी रहती है, उसमें कोई भी चेंजेज नहीं आते। अगर मैं वातिक हूँ तो वातिक ही रहूँगा, अगर मैं पैतृक हूँ तो पैतृक ही रहूँगा। तो ये शारीरिक प्रकृति होती है जो जन्म के समय बन जाती है। बाकी ऋतु अनुसार थोड़े बहुत दोष में परिवर्तन आते हैं तो उसको हम मूल प्रकृति नहीं मानते हैं, दोषज प्रकृति ऐसा बोल के उसको हम समझते हैं। मूल प्रकृति जो होती है कभी भी किसी व्यक्ति की बदलती नहीं है, यानी जो मांसाहार कर रहा है वो मांसाहारी होता है, जो शाकाहारी है वो शाकाहारी करता है। तो इतना ये समझिए कि जो जन्म मरण अंतराल काल भावनी, यानी जन्म से लेकर के मरण के बीच में समय में जो भी दोषों की अवैकारिक स्थिति होती है वह प्रकृति कहलाती है। ये छोटी सी लाइन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ही सूत्र में सब कुछ क्लियर कर देता है। आगे हम देखते हैं सुश्रुत इसी बात को कैसे कहते हैं, सेम बात है, अवैकारिक दोष स्थिति को सुश्रुत समझाते हुए क्या कहते हैं, प्रकोपो वा अन्यथा भावो क्षयो वा न उपजायते प्रकृति नाम स्वभावेन जायते तु गतायुष। यानी कि ऐसी दोष की स्थिति जो ना तो प्रकोपित होती है, ना तो वो क्षय में जाती है, ना वो उत्पन्न की जा सकती है, और वह स्वभाव से वैसी ही बनी रहती है, कब तक, जायते तु गतायुष, यानी मृत्यु पर्यंत तक। गतायुष मतलब जब उसका आयु समाप्त हो जाता है, तो मृत्यु पर्यंत तक सेम दोषों की स्थिति जो बनी रहती है, जो ना तो प्रकोपित होती है, ना तो क्षय को प्राप्त होती है, ना तो वृद्धि को प्राप्त होती है, तो वह न तो उत्पन्न की जा सकती है किसी चीज़ के द्वारा। तो वह जो दोषों की स्थिति होती है, अवैकारिक दोष स्थिति जो होती है, वह प्रकृति कहलाती है। प्रकृता नाम स्वभावेन, उसी को हम प्रकृति कहते हैं, स्वाभाविक प्रकृति होती है। जायते तु गतायुष, तो इसका क्या मतलब, जब मृत्यु निकट आती है तो प्रकृति में बदलाव होता है, ऐसा आचार्य चरक कहते हैं। और इंद्रिय स्थान में हमें इसके रेफरेंसेस भी मिलेंगे, मतलब मूल प्रकृति में बदलाव होने लगता है। तो वो खैर अलग बात से इंद्रिय स्थान में देखा जाएगा। अब ये जानिए कि जन्म से लेकर के मरण तक प्रकृति जो है क्या रहती है, यथासंभव सेम बनी रहती है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रकृति का निर्माण, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। आखिर प्रकृति का निर्माण होता क्या है, आखिर कोई वातज, कोई पित्तज, कोई कफज, कोई द्वंद्वज, कोई सन्निपातज, कोई सात्विक रासिक तामसिक क्यों है, ऐसा बनता क्यों है। तो प्रकृति निर्माण में देखिए श्लोक क्या आता है, शुक्र शोणित संयोगे। यहाँ शुक्र का मतलब स्पर्म को लेकर के है, शोणित का मतलब ओवा को लेकर के है, ठीक। संयोगे यो भवे तो दोष उत्कुट, जब इनका संयोग होता है यानी फर्टिलाइजेशन जब होता है, यानी जब जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के समय, संयोग के समय या फर्टिलाइजेशन के समय, यो भवे तो दोष उत्कट, जो दोष उत्कट, उत्कट मतलब बढ़ी हुई अवस्था में रहेंगे। मान लीजिए वात है, पित्त है, कफ है, तो वात बढ़ा हुआ है, पित्त घटा हुआ है, कफ अधिक बढ़ा हुआ है, तो ये दोष की स्थिति हो गई, यो भवे दोष उत्कुट। क्या बोलते, प्रकृति जायते तेन तस्या में लक्षणम श्रुणु, प्रकृति जायते तेन, ऐसी ही प्रकृति बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये कफ प्रधान वात पित्तज प्रकृति बन जाएगी, क्योंकि कफ की प्रधानता है तो कफ प्रधान। तो ये क्या है, जन्म के समय ही बन जाती है, उसमें बदलाव नहीं रहता है, आगे नहीं बदलता है। शुक्र शोणित के संयोग के समय जो दोष उत्कट होंगे वैसी प्रकृति बन जाएगी। तो ये सुश्रुत का एक कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत है, इसको याद रखिएगा। फिर एक सेम चीज और है, देखिए, प्रकृति नाम जन्म मरण मरणांतर काल भावनी। प्रकृति क्या होती है, जन्म से लेकर मरण के बीच में विद्यमान रहती है, सेम जो अभी डिस्कस किए हम लोग।
जन्म से लेकर के, बर्थ से लेकर के डेथ, मृत्यु पर्यंत जो बीच का समय है वही हमारी क्या है, प्रकृति है। कैसे बन गई ऐसे? उन्होंने बोला गर्भावक्रांति समय, यानी शुक्र शोणित के संयोग के समय क्या हुआ, स्व कारण को उद्रेत जनिता, अपने अपने कारणों से, यानी कि वात प्रकोपक, पित्त सामक या कफ प्रकोपक, ऐसा कुछ आहार विहार रहा होगा या शुक्र शोणित की स्थिति रही होगी, वह अपने अपने कारणों से उद्वेलित होकर के जो दोष स्थिति बनेगी, जो दोष स्थिति बनेगी वह निर्विकारिणी, निर्विकारिणी यानी कि उसके द्वारा कोई विकार उत्पन्न होने वाला नहीं है, वह अवैकारिक होती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, प्राकृत बोलते हैं। यह प्राकृत दोष की स्थिति है। प्राकृत दोष की स्थिति है। वैकारिक कब होगी, जब इसमें हम वातज पित्तज कफज लेंगे तो वो हमारे बाद का आहार विहार है। लेकिन इस समय ये जो भी भरे, मान लीजिए इस सम नहीं है। प्रॉब्लम यही होती है कि हम समझते हैं कि जो प्राकृत हो रहा है तो सम ही रहा होगा, नहीं, प्राकृत है तो हो सकता है वात प्रधान हो, पित्त जो है कम मात्रा में हो, या कफ जो है और कम मात्रा में हो, तो ये क्या होगा, ये प्राकृत ही कहे जाएगी उस व्यक्ति के लिए। वात प्रधान पित्त कफज है तो ये उसके लिए नॉर्मल बात है, ये इसका प्राकृत दोष की स्थिति है, ठीक, उसमें चेंज नहीं है। अब ये नहीं कि सम मात्रा हो जाएगी, सम मात्रा हो जाएगी तो फिर तो अलग कैटेगरी हो गई, हो भी सकती है, सम मात्रा भी हो सकती है, उसको भी आप प्राकृत ही बोलेंगे, इसको भी आप प्राकृत ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि गर्भ के समय जैसा उद्वेग जनिता था या जो भवेद दोष उत्कट थे उसी से उसकी प्रकृति बनी, वही उसका प्रकृति का नेचर होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए ये स्थिति हो गई तो क्या होगा, तो क्या वो रोगी हो जाएगा, वो वातज रोगी हो गया, ये भी वातज है, ठीक, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, उसका एग्जाम्पल सुश्रुत ने समझाते हुए बोला, विष जातो यथा कीटो न विषेण विपद्यते तद्वत प्रकृतियो मर्यम शक्नुवंती न बाधितुम। यानी जिस प्रकार विष से उत्पन्न हुआ कोई या विषैला कोई कीड़ा है, वह अपने विष से उसकी मृत्यु नहीं होती। सर्प की अपने विष से मृत्यु नहीं होती, कीट की अपने विष से मृत्यु नहीं होती, उसी प्रकार तद्वत प्रकृतिय शक्नुवंती न बाधितम, उसी प्रकार स्वयं की प्रकृति, भले वो वात प्रधान पित्त प्रधान या कफ प्रधान हो, उस व्यक्ति के शरीर में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता है। ठीक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि ये प्राकृत, ये भी प्राकृत है, और वात बराबर पित्त बराबर कफ ये भी प्राकृत है, ये भी प्राकृत है, ये भी प्राकृत है। ये भी रोगी नहीं होगा अपने कारणों से, यह भी रोगी नहीं होगा क्योंकि यह उसकी प्राकृत अवस्था है। ठीक, तो ये श्लोक, तीनों श्लोक इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। प्रकृति निर्माण भाव, कि प्रकृति किसी का, अगर मान लीजिए हमने बोला कि वात बढ़ा, पित्त बढ़ा, कफ बढ़ा, इस तरह की स्थिति है, तो ऐसे में क्या होगा कि प्रकृति के निर्माण के भाव क्या होंगे। तो बहुत सारे भाव होते हैं, कुछ भावों को जो है इकट्ठा करके यहाँ पढ़ने एकत्र कर रहे हैं। किसने बताया? चरक विमान में आचार्य चरक क्या कर रहे हैं, देखिए। तद्यता शुक्र शोणित प्रकृति, यानी शुक्र की प्रकृति, शुक्र की प्रकृति कैसी है, व्यक्ति कैसा है, फादर का नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा है। शोणित की प्रकृति यानी ओवा कैसा है, ओवा कैसा होने का मतलब क्या है कि माता की प्रकृति कैसी है, उसका उनका आहार विहार कैसा है। काल, काल कैसा है, किस ऋतु में कंसीव हुए हैं, गर्मी है ठंडी है, कैसा है काल, कैसा है। गर्भाशय, गर्भाशय यानी कि जिस क्षेत्र में उनको या गर्भाशय में वो इम्प्लांट होना है उसका नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है। आतुरस्य आहार विकार, आतुरस्य आहार विहार यानी कि माता पिता का आहार विहार कैसा है, उस चीज़ को देखना है। या माता जो है उसके बाद फर्दर जो है, मान लीजिए अगर आप कंसीव होने के लिए प्लान करके चल रहे हैं तो पिता का भी आहार विहार आप कंसीडर कर सकते हैं, आपको कैसा भोजन आहार पान करना है। अब गर्भवती हो गई तो माता का आहार विहार कैसा होगा, दिनचर्या ऋतुचर्या उनकी कैसी होगी। बहुत सारे फैक्टर बताए हैं जिसमें आज चरक ने कि इस तरह का आहार विहार करने से गर्भ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये टॉपिक आएगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे अलग से। फिर क्या आता है, महाभूत विकार प्रकृति, यानी पांचों महाभूत जब गर्भ की उत्पत्ति में सहायक होते हैं,
जिसकी चर्चा हो चुकी है, वायु विभर्जति तेन पजति आप क्लेन देती पृथ्वी संहति। इस तरह का जब कॉन्सेप्ट होगा तो महाभूतों के द्वारा किस तरह का उसमें निर्माण या योगदान किया जा रहा है, तो वह क्या होगा, वह भी एक प्रकृति होगी, प्रकृति के निर्माण में सहायक होगा। तो ये 5-6 फैक्टर हैं जिससे शरीर में अपेक्षा होती है और गर्भ का शरीर बनता है। ठीक, फिर आगे देखो एतानि ही ये नीन दोषाणाम अधिकैनम एकन एवा। इसी प्रकार क्या होता है दोषों में, 2 से अधिक दोष या फिर तीनों दोष या एक एक दोष, क्या होगा, सम अनुबंधते तेन तेन दोषेणाम गर्भो अनुबंधते, तथा वो अपना वो वैसा वैसा गर्भ से अनुबंध होता जाएगा और सासा दोष प्रकृति उच्चते, वैसे वैसे प्रधानता अनुसार दोषज प्रकृतियां बननी स्टार्ट हो जाएंगी। मनुष्याणाम गर्भाण प्रवृत्ता तस्मात् श्लेष्मा, श्लेष्मा मतलब कफज प्रकृति, केचित पित्तला मतलब पित्तज प्रकृति, केचित वातला मतलब वातज प्रकृति, केचित संश्लिष्टा मतलब 2 प्रकृति या द्वंद्वज, 2 दोष वाले। ठीक, वात पित्त पित्त कफ कफ वात, ऐसा। केचित सम धातु यानी कि तीनों जहां मिल जाएंगे, यानी सन्निपातज वात पित्त कफ सम धातु प्रकृति। तो इस प्रकार से प्रकृति का निर्माण हो जाता है। हम भाव में फैक्टर याद रखेंगे कि शुक्र का, जैसे शुक्र है शुद्ध शुक्र हो, शुद्ध शोणित हो, काल अच्छा हो, बल काल हो, ठीक है, गर्भाशय स्वस्थ हो, माता का हार विहार अच्छा हो, महाभूत अच्छे से काम कर रहे हो। महाभूत अच्छे से काम नहीं करेंगे तो डिवीजन अच्छा नहीं होगा, फर्दर डिवीजन से हाइड्रोसिफेलस वगैरह होता है तो क्या होता है, गर्भ में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई, वायु विवर्जती करते करते इतना साइज बढ़ गया, कोई ढंग से निर्माण नहीं हुआ, किसी को किडनी नहीं बनी, किसी के पैर नहीं बने, किसी के हाथ नहीं बने। तो सारे महाभूतों का हमने रोल देख रखा है कि महाभूत कैसे गर्भ के निर्माण में सहायक होते हैं, शरीर के निर्माण किस प्रकार होता है, गर्भ शरीर में इन सब की अपेक्षा होती है। ठीक है, तो इन सारे फैक्टर्स के मिलने से ये कुछ प्रकृतियाँ बनती हैं, जो यहाँ पे देखेंगे तो 7 प्रकार की प्रकृतियाँ उन्होंने बता रखी है आचार्य ने। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, प्रकृति का महत्व, आखिर हम प्रकृति पढ़ क्यों रहे हैं, और अगर हम प्रकृति जान जाएंगे तो हमारे जीवन में क्या लाभ होगा। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं, उसकी चर्चा है, बाकी आप प्रकृति पढ़ते पढ़ते आपको इसका महत्व समझ में आ जाएगा। प्रकृति अगर आपको आती है तो आपको सब कुछ आता है। आयुर्वेद का बेसिक फंडामेंटल है, प्रकृति पे कमांड लाइए। देखिए इसलिए तो देखो ये क्या है, ये 10वीं परीक्षा है। प्रकृति का इतना महत्व है कि 10वीं परीक्षा में आपका सबसे पहले क्या आता है, प्रकृति आता है। तो 10वीं परीक्षा में क्या होता है ये भी याद करना चाहिए आप लोग को। प्रकृति, विकृति, सार, सहनन, प्रमाण, सात्म, सत्व, आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति, वय और प्रमाण, ये 10 नाम आपको याद होना चाहिए। फिर भी यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या है, प्रकृति उसमें प्रथम है। यानी किसी भी चीज़, मान लीजिए कोई मनुष्य रोगी हो के आया आपके पास, उसका क्या है, प्राकृत से कुछ वैकृति हुई है उसके अंदर, जो प्राकृत दोष था उसके पास बना हुआ है, उसमें अगर चेंजेज आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वह वैकृत हो जाएगा। तो सबसे पहले प्राकृत चीज़ों को बारे में पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए मनुष्य वातज प्रकृति का है, पित्तज प्रकृति या कफज प्रकृति, वो सामान्य प्रकृति, उससे वो पीड़ित नहीं होता। लेकिन वात दोष के अति सेवन करने से, पित्त दोष के अति सेवन करने से, प्रकोप आहार विहार लेने से क्या हो जाएगा, उसके जो नेचुरल जो दोषों की स्थिति है उसमें बदलाव होने लगेगा और वो रोगी हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपको प्रकृति परीक्षा करनी पड़ती है, ताकि हम ये जानें कि दोषों की स्थिति पहले कैसी थी, अब वैकृत होकर कैसी हो गई। तो हम करेंगे क्या, साम्यावस्था को गेन करना चाहेंगे, तो जो बढ़ गया उसको घटाएंगे, जो घट गया उसको वापस ले आएंगे, और सम है तो उसको छेड़खानी नहीं करनी है, सम का परिपालन करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या है, प्रकृति के बारे में जानना होता है। प्रकृति का महत्व जो आयुर्वेदिक डायग्नोसिस में सबसे पहले प्रथम आता है, ये आप जान जाइए। फिर आगे देखिए, अगर आप जान गए तो आप करेंगे क्या। मान लीजिए ये तो रोगी की अवस्था में होगी, स्वस्थ लक्षण का कॉन्सेप्ट देख लीजिए। स्वस्थ विपरीत गुणम तेषाम स्वस्थ वृत्ते विधिहितम सम सर्वरसम सात्म्यम सम धातु प्रशस्यते।
यानी जो जिसकी प्रकृति है उसके विपरीत गुण धर्म वाले आहार विहार का सेवन करना चाहिए। अगर सेम सेवन करेगा तो और ज़्यादा प्रकोपित होगा, तो बहुत ज़्यादा पीड़ित होगा। जैसे पित्तज प्रकृति का व्यक्ति है, ज़्यादा उष्ण कटु चीज़ें लेगा तो क्या हो जाएगा, उसका पित्त बढ़ जाएगा, अम्ल पित्त वगैरह इस तरह के रोगों से पीड़ित हो जाएगा। और अगर मान लीजिए उस पित्त प्रकृति का थोड़ा शीतल आहार विहार रखेगा तो उसके दोषों की साम्यावस्था बनी रहेगी। इसी तरह वात वाला है, वात वाला अगर शीतल चीज़ें लेता रहेगा तो और ज़्यादा वात बढ़ती रहेगी, उष्ण चीज़ें लेगा तो उसको राहत रहेगी। तो ये हमें क्या करना है, स्वस्थ वृत्ते विधिहितम, स्वस्थ वृत्त को फॉलो करना है अगर, तो हमें क्या करना है, विपरीत गुणम तेसाम, जो आपकी वैश्विक प्रकृति है या फिक्स प्रकृति है उसके विपरीत आहार विहार का सेवन करिए। और जो सात सम धातु वाले हैं वो क्या करेंगे, सम सर्व रसात्म, वो सभी रसों का सेवन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। फिर आगे देखते हैं प्रकृति के भेद। प्रकृति के भेद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। सबसे पहले देख लीजिए, शुक्रार्तव से जन्मादो विशेषेण विस्कृमे तैस्य त्रिश्रम प्रकृतियों हीन उत्तम हीन मध्यम उत्तमा पृथक। यानी कि जब दोषों शुक्र और शोणित के मिलने से दोषों की उत्कट अवस्था आती है तो उससे क्या होता है, मनुष्य की कई प्रकार की प्रकृति बनती है। जो प्रकृति बनती है वो क्या होती है, हीन होती है, मध्यम होती है, उत्तम होती है। ये हम लोग अष्टांग हृदय का श्लोक जब पढ़ रहे थे तो उस समय भी आया था। तो हीन वाले को क्या बोलेंगे, जो एकल होगा उसको, जो द्वंद्वज होता है उसको हम हीन प्रकृति बोलते हैं, ठीक। और जो आपका कप प्रकृति होती है सिंगल में, उसको उत्तम बोलते हैं, और सम धातु क्या बोलते हैं, श्रेष्ठ बोलते हैं। तो उस तरह की प्रकृति है। बाकी चरक का श्लोक आप याद करिएगा, क्या बोलते हैं, सम धातु समस्तस्तु श्रेष्ठा निंद्या द्विदोषजा। यानी जो सम दोषज प्रकृति है वो क्या है, श्रेष्ठ है। और निंदित कौन है, दो द्वेषज वाले क्या होते हैं, निंदित होते हैं। तो सम वाला तो जाहिर सी बात है सम है, इसलिए श्रेष्ठ कहलाएगा। जो द्वंद्वज हैं, दो दोषों से मिलके बने हैं, वो आपके क्या होते हैं, निंदित होते हैं, ठीक। समपित्त कफा, समपित्त अनिल कफा केचित गर्भादि मानव, यानी कि वात पित्त कफ जहाँ तीनों रहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बना। अब इसके बाद क्या होगा, एकल प्रकृतियाँ बनेंगी। एकल प्रकृतियाँ में क्या बनेंगी, दिश्यन्ते वातला केचित पित्तला केचित श्लेष्मला। तो वातज हो गई, पित्तज हो गई, कफज हो गई। तो वातज पित्तज कफज और द्वंद्वज, और उसके बाद आपका क्या हो गया, सम प्रकृति। तो द्वंद्वज बनाएंगे, कैसे बनाते हैं देख लीजिए। वात पित्त से बना लीजिए, वात को कफ से बना लीजिए, फिर पित्त को कफ के साथ रख दीजिए। तो ये आपका द्वंद्वज प्रकृति हो गई, ठीक। निंद्या द्विदोषजा, द्विदोषज को बोल रहे हैं निंदित है, आचार्य चरक, ठीक। तेसाम अनातुरे पूर्व, यानी जो सबसे शुरुआत वाला जो होगा, सम वाला क्या होता है, अनातुर रहता है। अनातुर, अनातुर मतलब बीमार नहीं रहता, आतुर मतलब रोगी। नीचे क्या बोलते हैं, वातलाद्या सदा आतुर, यानी जो सिंगल प्रकृतियां होती हैं वो क्या होती हैं, सदा आतुर होती हैं, हमेशा रोगी रहते हैं। दोषान्विषिताम हृषाम देह प्रकृति उच्चते, इस प्रकार ये हमारी शारीरिक प्रकृतियाँ होती हैं। तो सिंगल हो गई 3, फिर उसके बाद आपकी द्वंद्वज हो गई 3, और समधातु हो गई 1, यानी 7 प्रकार की शारीरिक प्रकृति आपकी बनती है। प्रकृति का भेद। फिर नेक्स्ट चलते हैं भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति क्या है, आचार्य सुश्रुत का योगदान है, पहली बार उन्होंने दिया था। तो इसमें बहुत इजी है, देखिए प्रकृति है नराणाम भौतिकी केचिद आयो। वो किसी और का रिफरेंस लेके सुश्रुत बोलते हैं कि कुछ लोग जो है पंचभौतिक प्रकृति भी बताते हैं। क्या बताते हैं, पवन दहन तोय, पवन दहन तोय कीर्ति तस्तु स्तुति तिश्र। पवन मतलब वातज, दहन मतलब पित्तज, और तोय मतलब कफज। तो वातज पित्तज कफज जैसा कि आप कीर्ति मतलब आप पहले से जानते हैं, ऑलरेडी जानते हैं। तो इस प्रकार से वातज पित्तज कफज 3 तरह की प्रकृतियां होती हैं। तो पंचभौतिक बता रहे थे, तो ये क्या हो गया। अब आगे जो आपका 2 प्रकृतियां रह जाती हैं वो क्या रह जाती हैं, पृथ्वी और आकाश। तो पार्थिव के लक्षण बताए और नाभस के लक्षण बताए, इन तीनों के लक्षण नहीं बताए। इन्होंने बोला ऑब्वियस जो आप पहले से जानते हैं वही है, ठीक। पार्थिव में क्या बताया, स्थिर विपुल शरीर, यानी शरीर क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, स्थिरता होगी शरीर में,
बड़ा शरीर, स्थिर शरीर, और एक गुण बताया क्षमावान, वो क्षमाशील होते हैं। पृथ्वी वाले जो पृथ्वी प्रकृति, पार्थिव प्रकृति जिसकी होगी वो क्या होगा, स्थिर विपुल शरीर होगा और क्षमावान होगा। ठीक। सूची मतलब सफाई से रहने वाला। सूची रथम चिरंजीवी, चिरंजीवी मतलब जिसकी आयु अच्छी हो। और नाबसौ खमय खमय दिभी, यानी जिसके अंग में बड़े बड़े छेद होते हों, आंखें बड़ी हों, कान बड़े हों, नाक बड़े हों, ऐसे हों, सफाई से रहते हों, जिनकी आयु बड़ी हो, वो क्या कहलाते हैं आपके, वो आकाशीय प्रकृति के व्यक्ति कहलाते हैं। तो इजी है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक प्रकृति या पंचभौतिक प्रकृति। ये सुश्रुत का यूनिक योगदान है, इसलिए मौलिक योगदान के रूप में रहता है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। आगे चरक का भी एक इंद्रिय स्थान में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान आता है, वो क्या है आपका, जात्यादि प्रकृति। जात्यादि प्रकृति, जात्यादि प्रकृति 6 प्रकार की बताई गई है। तो जाति आदि है, तो सबसे पहले क्या आता है, जाति प्रसक्त। दूसरे नंबर पे आता है कुल प्रसक्त। तीसरे नंबर पे देश अनुपातिनी। चौथे नंबर पे काल अनुपातिनी। पांचवें नंबर पे वय अनुपातिनी। छठे नंबर पे प्रत्यात्म नियता। ठीक। तो किसी भी व्यक्ति का स्वभाव इन 6 फैक्टर पे निर्भर करता है। इसको प्रभावित करने वाले कारण भी समझ सकते हैं, और जात्यादि प्रकृति तो कहे ही जाते हैं। जैसे जाति प्रकृति, जो जिस जाति में जन्म लेता है उस जाति का स्वाभाविक गुण उसके अंदर होता ही होता है। ठीक। क्यों? क्योंकि उसका एनवायरनमेंट ऐसा है, उसका जेनेटिक मटेरियल उस तरह का है कि उसे उन कार्यों के बारे में पहले से ही दक्षता रहती है। ठीक। कुल प्रसक्त, जिस कुल में जो व्यक्ति पैदा होता है उस कुल के जो मान मर्यादाएं रहती हैं, उस कुल के जो अचीवमेंट होते हैं, उसके अंदर अपने आप उसके प्रति आसक्ति आती है और उस तरह के गुणधर्म उसके अंदर पैदा हो जाता है। देश अनुपातिनी क्या होता है, अगर आप किसी खास जगह पे पैदा होते हैं, उस देश में या उस इन्वायरमेंट के कारण आपके शरीर में कुछ बदलाव होते हैं जो उसी प्रकार से उस देश के रहने वाले लोगों में होते हैं। अभी एग्जाम्पल से क्लियर कर दूंगा। काल अनुपातिनी क्या होता है, एक खास काल में, जैसे मान लीजिए गर्मियों में जो बच्चे पैदा होते हैं और जो ठंडियों में जो पैदा हो रहे हैं, जो ठंडे प्रदेशों में रह रहे हैं और जो गर्म प्रदेशों में रह रहे हैं, उनके खान पान में अंतर है, उसके अनुसार वहाँ के लोगों का शरीर का बनावट भी है। तीसरे नंबर वय अनुपातिनी, वय अवस्था के अनुसार भी आपकी प्रकृति में बदलाव हो सकता है। वो फैक्टर है एक तरीके से जाति प्रकृति। जैसे बालक है तो कफज व्याधियों से ज़्यादा पीड़ित होता है, युवा होगा तो पित्तज व्याधियों से ज़्यादा उसको दिक्कत होती है। अब अवस्था के अंत में क्या होता है, आपको कफज वातज व्याधियाँ ज़्यादा होती हैं। प्रत्यात्म नियता क्या होता है, किसी व्यक्ति के अंदर खास तरह के लक्षण पैदा होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यात्म नियता, अपने आप को प्रकट कर देना। एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए जाति प्रसक्त है। ठीक। कोई मान लीजिए सुनार है, कोई लोहार है, कोई पंडिताई का कार्य कर रहा है, तो उसके घर में उसी तरह का माहौल रहता है, उन कार्यों को बिना देखे सुने, बिना किसी ट्रेनिंग के उसको ऑलरेडी आता है, उसका जातिगत स्वभाव होता है, वो कार्यों में वो दक्ष होता है बिना किसी प्रकार की ट्रेनिंग के। क्योंकि सारे इंस्ट्रूमेंट यज्ञ आदि में जो भी वहाँ यूज हो रहे होंगे, वो सारा का सारा क्या होता है, वो देखते रहता है। उसके बाद कुल प्रसक्त होता है। कुल प्रसक्त, जैसे मान लीजिए किसी के कोई आर्मी में रहता है, तो उसके दादाजी भी आर्मी में थे, वो उसके पिताजी भी थे, तो क्या होगा, उस कुल मर्यादा को देखते हुए उसको अपने आप इच्छा होती है कि मुझे भी आर्मी में जाना है, और उसी तरह का शौर्य और आदि चीज़ें हमको प्रकट करनी है, जैसे हमारे दादाजी या पिताजी ने किया है। तो क्या होता है, कुल के वजह से उसके अंदर वैसी भावना आ जाती है और इस तरह का नेचर होता है, और इसकी प्रियोरिटी भी दी जाती है। देश अनुपातनी, देश अनुपातनी जैसे हरियाणा है, पंजाब है, देखिए हरियाणा में सबसे ज़्यादा एथलीट वगैरह हैं। ठीक है। तो उनके क्या है कि उस देश का माहौल ऐसा है, खान पान ऐसा है, पंजाब से बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो शारीरिक रूप से बहुत बलवान होते हैं, तो देश का प्रभाव होता है। काल अनुपातनी क्या होता है, जो ठंडी प्रदेशों में रहते हैं वो कम बीमार पड़ते हैं, जो गर्म या बरसात वाली जगहों पर, अनुप जगहों पर ज़्यादा बीमार होते हैं, तो उनकी प्रकृति में उस तरह का बदलाव होता है, उस तरह के एडजस्टमेंट के लिए बना होता है। वय अनुपातनी, वय के अनुसार तो ईजी है, अवस्था के अनुसार आपके अंदर बल ज़्यादा होता है, कम होता है। प्रत्यात्म नियता क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपके माता पिता कुछ पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आप किसी विषय में बहुत विद्वान हैं, तो ये प्रत्यात्म नियता, ये आपने उसको अचीव किया है। ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि आर्मी मैन है, तो आर्मी मैन है तो उसमें फर्स्ट जनरेशन भी आर्मी होती है, फर्स्ट जनरेशन में जो आदमी जाते हैं क्या उनके अंदर बहादुरी नहीं होती, तो क्या होता है कि माता पिता उनके अलग हैं, कभी आर्मी में नहीं गए, कभी उन्होंने बंदूक नहीं चलाई, लेकिन फर्स्ट जनरेशन जो है प्रत्यात्म नियता उसके अंदर है, वो आर्मी मैन बनता है।
ठीक, तो उसको अचीव किया जा सकता है। तो ये क्या होता है, प्रकृति में बदलाव है, वो फैक्टर है एक तरीके का। तो ये चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर आगे चलते हैं। आगे आता है मानस प्रकृति। सारा शारीरिक प्रकृतियों का हमने भेद पढ़ लिया है। मानस प्रकृति उसी के आगे आता है। शारीरिक पढ़ा, फिर अपना हमने जात्यादि प्रकृतियां पढ़ी, पंचभौतिक प्रकृति पढ़ी। उसी प्रकार के कैटेगरीशन क्या आता है, मानस प्रकृति। मानस प्रकृति को हम लोग महाप्रकृति भी बोलते हैं। महाप्रकृतियम तेसाम रजः सत्वम तमः कृति, यानी रासिक, सात्विक और तामसिक, इस तरह की प्रकृति होती है। अभी हम केवल यहाँ पे नंबर डिस्कस करेंगे, आप नंबर याद रखिएगा। चरक और सुश्रुत सात्विक के 7 बताते हैं, 100 से 7, 100 से सात्विक, 7 प्रकृति बताते हैं, याद रखिएगा। राजस के 6 होते हैं, 3 अक्षर होता है, इंटू 2 करिएगा 6 हो जाएगा। तामस के 3 होते हैं, 3 ही अक्षर है, 3 प्रकृतियाँ होती हैं। कुल 16 प्रकार की प्रकृतियाँ बताई गई। ठीक, काश्यप का योगदान होता है, 7 तो पुराने वही होते हैं, एक इन्होंने क्या बोला, याच्छ सत्य जोड़ा है सात्विक वाले में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और राजस वाले में क्या जोड़ा है, प्रजापात्य जोड़ा है। तो इनका टोटल प्रकृतियां क्या हो जाती हैं, 18 हो जाती हैं। 2 ऐड हो जाता है, एक ऐड किया सात्विक में याच्छ सत्व के नाम से, और एक ऐड किया राजस में प्रजापत्य सत्व के नाम से। तो ये आप संख्या याद रखिएगा। चरक और सुश्रुत ने कुल 16 प्रकार की मानस प्रकृतियां बताई हैं, और आचार्य काश्यप क्या करते हैं, 18 प्रकार की मानस प्रकृतियां बताते हैं। तो संख्या भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ ऐड किया, किसको ऐड किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो किसको ऐड किया, सात्विक में ऐड किया याच्छ सत्व को, और राजस में ऐड किया है प्रजापत्य सत्व को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम इसमें एक एक करके, क्योंकि ये सारी प्रकृति का डिस्कशन है, तो हम है तो बहुत सारा दिया हुआ, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो है उसको हाईलाइट करके मैं बता रहा हूँ, उसको आप याद रखिएगा। क्योंकि ये गद्य है, कोई पद्य नहीं है कि आप इसको याद कर लेंगे। हाँ, टर्मोलॉजी याद रखिएगा, टर्म आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो वात प्रकृति में, अच्छा, आचार्य चरक ने प्रकृति विमान स्थान में बताया, तो उन्होंने क्या बोला, पहले क्या किया है, इसमें बहुत खूबसूरती वो मैं बता देता हूँ क्या है। पहले वात के गुण बताए इन्होंने, वात के गुण बताए। तत्वातस्तु रुच्छ लघु चल बहु शीघ्र शीत, बहु शीघ्र एक साथ, शीत परुषम विशद, ये गुण बता दिए। इन्हीं गुणों पे क्या किया, इन गुणों की बहुलता की वजह से व्यक्ति के शरीर पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो बताया। तो सबसे पहले देखो, तस्य रौच्याद, रौच्य होने से क्या होगा, रुच्छ अपचित अल्प शरीरा, यानी शरीर रुच्छ होगा, अपचित मतलब बहुत, जैसे कप प्रकृति का शरीर मोटा ताजा होता है वैसा नहीं होगा, क्या होगा, अपचित होगा, अल्प शरीर होगा, छोटा शरीर होगा। रुच्छ छामस अनक्तम जर्जर स्वर, स्वर क्या होगा, जर्जर होगा। ठीक, जागरूकस्य भवन्ति, जागरूक मतलब वो, उसको नींद कम आएगी। तो ये किस गुण के कारण है, रुच्छ गुण के कारण है। तो हमको ये याद करके रखना है, तो 2-3 चीज़ें याद रखना है, एक अल्प शरीर है, अपचित शरीर है, जर्जर स्वर है, और जागरूक है। ठीक, लघु होने से क्या होगा, लघु चपलम गति चेष्ट आहार व्यवहार। ठीक, आहार विहार आदि में क्या होगी, चपलता होगी, यानी कि चंचलता रहती है, भोजन करने में भी, चलने में भी, उठने में भी, बैठने में भी, ये सारा क्या होगा, लघु गुण के कारण उसके अंदर शरीर में लघुता होती है, वात बढ़ी रहती है, तो हर कार्य क्या होता है, जल्दी जल्दी करने का प्रयास करता है। फिर देखो, चलत्वात अनवस्थित संध्या अच्छी भ्रू हन्व जीवा ओष्ठ जीवा सिरह स्कंद पाड़ीपाद, यानी शरीर के सारे अंग में क्या करेगा, हिलाता रहेगा, बार बार उसमें मूवमेंट कराता रहेगा। अगर वात प्रकृति के व्यक्ति को आप एक जगह बिठा देंगे, पित्त को बिठा देंगे, तो कफ को बिठा देंगे, तीनों को आप कंपेयर करेंगे, तो वात प्रकृति का व्यक्ति शांति से एक जगह बैठ नहीं पाएगा, उसके हाथ पैर कुछ न कुछ हिलते डुलते रहेंगे। ठीक, तो क्या होता है, सारे अंग दिया, भ्रू है, ओष्ठ है, ये सब दंत, ये हनु है, जीवा है, सिर है, स्कंद, हाथ पैर, सारा कुछ न कुछ मूवमेंट में रखता है। तो ये क्या होता है, वात प्रकृति का लक्षण किस वजह से आता है, चल गुण के कारण आता है, उसमें चलायमान रहता है, गतिमान रहता है। फिर आता है आगे देखो, बहुत्वा बहुप्रलाप, बहुत्वा बहुप्रलापक, यानी बहुगुण के कारण होगा बहुत प्रलापक, यानी बहुत सब बार प्रलाप करना क्या होता है, असंबंध वचन बोलना। तो कभी यहाँ की बात कर रहा है, कभी वहाँ की बात कर रहा है, तमाम तरह की बातें। ठीक, कभी स्कूल की बात, कभी घर की बात, कभी बचपन की बात, तमाम तरह की बातें, कहानियाँ बंद नहीं होने वाली। ठीक, बहु प्रलापा के बाद कंडरा सिरा प्रताना,
यानी कि उसके शरीर में जो कंडराएं होंगी, जो सिराएं होंगी, वो आपको दिखाई देती हैं, बहुत सारी बाहर बारी आपको दिखाई देंगी, यानी नसें वगैरह जो होती हैं उनकी साफ साफ दिखाई देती हैं। शीघ्रत्वा शीघ्र समारंभ क्षोभ विकार, यानी किसी भी कार्य में बहुत जल्दी इंटेलिजेंस होती है, बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं और बहुत जल्दी उससे क्या होते हैं, विरक्त हो जाते हैं। ठीक, जैसे श्लोक याद करने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले डायरी कौन खरीदेगा, वात प्रकृति का व्यक्ति, और 2 लाइन लिखेगा या 2 पेज लिखेगा और फिर उसके बाद रख देगा, खत्म। ठीक, तो कहने का मतलब बहुत जल्दी किसी कार्य को शीघ्र कर देता है और बहुत जल्दी संक्षोभ हो जाता है, छोड़ भी देता है। कब प्रकृति का व्यक्ति तुरंत नहीं खरीदेगा, सोच विचार करके खरीदेगा, जिस दिन डायरी खरीद लेगा उस दिन श्लोकावली तैयार करना शुरू कर देगा, साल के अंत में उसकी श्लोकावली पूरी हो जाएगी, वात प्रकृति का 2 पेज के बाद खत्म हो। तो ये क्या, यही दिया है शीघ्र त्रास राग विकारा, यानी क्या होगा, बहुत जल्दी किसी से दोस्ती हो जाएगी और बहुत जल्दी किसी से झगड़ा भी हो जाएगा। ठीक, बहुत जल्दी राग उत्पन्न हो जाता है और बहुत जल्दी उससे विरक्ति भी हो जाती है, तो बहुत अच्छा लक्षण है। फिर क्या है, श्रुत ग्रहिणो अल्प स्मृता, कोई चीज़ अगर समझाई जाएगी, बताई जाएगी तो सबसे पहले उसको ग्रहण कर लेगा, याद कर लेगा और बहुत जल्दी उसको अल्प स्मृति के कारण भूल भी जाएगा। ठीक, यानी सूक्ष्मता उसके अंदर होती है, वात गुण होता है, सूक्ष्मता कारण क्या, चीज़ें बहुत जल्दी अंडरस्टैंड करता है लेकिन स्मृति बहुत कम होती है, इस वजह से क्या होता है, बहुत जल्दी भूल जाता है। कब प्रकृति का व्यक्ति देर में अंडरस्टैंड करेगा, लेकिन एक बार कर लिया तो उसके मेमोरी में बना रहेगा। तो ये बेसिक अंतर होता है। बाकी हम इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। प्रतत शीत को द्वेष, इसको शीतलता से द्वेष होता है, जाहिर सी बात है, वात प्रकृति का व्यक्ति है और ज़्यादा शीतल होगा तो और दोष प्रकोपित होंगे, तो उससे द्वेष होता है। बाकी फिर पारुष्यतम है, रुच, परुष, केश, शमशु, रोम, नख, दस, वदन, पाड़ीपाद, ये सारे में रुक्षता रहेगी उसके शरीर के अंदर। स्फुटितम अंगनम, हाथ पैर जो रहते हैं थोड़े कटे फटे रहते हैं। सतत संधि शब्द होगा, चलने फिरने में क्या होता है, जॉइंट से आवाज़ आती है, ये सारा होगा। इस प्रकार क्या होता है, वातला प्राण, अल्प बल, अल्प आयु, अल्प संतान, अल्प आयुष्य वाला व्यक्ति होता है। ठीक, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाकी ये चरक जी का है, सुश्रुत जी का भी कुछ देख लेते हैं। सुश्रुत जी वाले में क्या है, देखिए, प्रजागरूक, सेम कैरेक्टर है, बहुत जागते रहता है। स्वित द्वेषी होता है, वह प्रतस्वित द्वेषी था, शीतलता से इसको द्वेष होता है। दुर्भग मतलब देखने में अच्छा नहीं होता है। स्तेनो मत्स्य यानी चोरी करना, शिकायत करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। गंधर्व चित्त होता है, ये याद रखिए। गंधर्व चित्त का मतलब क्या होता है, गीत संगीत में रुचि रहती है। ठीक, स्फुटित कर चरणों, यानी हाथ पैर जो कटे फटे रहते हैं वो सारा रहता है। रुच, शमशु, न, केश, क्रांति, दंत खादी, दांत चबाते आदत होती है, नाखून काटने की आदत रहती है, ये सारे चीज़ें रहती हैं। अधृति, अदृढ़म, सौहृदम, कृतज्ञ होता है, किसी का एहसान नहीं मानता है। ठीक, फिर क्या आता है, धमनी तत्प्रलापी, धमनी, परुषो धमनी, धमनियाँ दिखाई देंगी और क्या होता है, प्रलापी होता है, तमाम तरह की बातें करता है। द्रुत गति, अटन अवस्थित आत्मा, यानी बहुत उसके शरीर के अंदर क्या होगी, गति होगी, एक जगह स्थिर नहीं रहेगा। मन भी क्या होता है, अनवस्थित रहता है, अटनशील रहता है, घूमने फिरने वाला रहता है। सॉरी, वियति च गच्छति संभ्रमेणाम सुप्त अव्यवस्थित मति, उसका ब्रेन भी क्या होता है, अनवस्थित होता है, फोकस नहीं हो पाता एक जगह पे। फिर आता है चल दृष्टि, मंद रत्न, धन संचय, मित्रम किंचित विप्लव, यानी बहुत कम मात्रा में अल्प धन होता है, अल्प चीज़ें संचय कर पाता है, मित्र भी बहुत कम होते हैं, तो ऐसा उसका कैरेक्टर होता है, ये याद रखिएगा। फिर आता है सारंगधर का श्लोक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। उन्होंने बहुत खूबसूरती से 2 लाइन में ही समझा दिया कि वात प्रकृति का व्यक्ति कैसा होगा। कैसा होगा, अल्प केश अल्प होंगे, कृष्य होगा, दुबला पतला होगा, रुच्छ होगा, शरीर में रुच्छता होगी, वाचाल होगा, वाचाल मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला, वाचाल चल मानस। आकाशचारी स्वप्नेशु, जब सो जाएगा तो स्वप्न में उसको आकाश में उड़ने वाले उड़ने वाले स्वप्न उसको आते रहते हैं। जैसे कहीं, अब ऐसा नहीं कि आकाश में हमेशा उड़ रहा है, ऐसा नहीं, उसको दिखेगा कि हम आकाश में कहीं गिर रहे हैं, आकाश में कहीं उड़ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें उसको दिखाई देती हैं। ये सामान्य कैरेक्टर होते हैं, इसको ध्यान से एक बार और समझ लीजिएगा। आगे चलते हैं पित्त प्रकृति, तो सेम जैसा चरक जी ने बता रखा है, 200 के अनुसार बता रखा है, वो आप देख लीजिए। पित्तम उष्णम तीक्ष्णम द्रवम विश्रम अम्लम कटुकम च, ये लक्षण हो गया। उसके बाद क्या आता है, भवंती
उष्ण असहा, पित्त प्रकृति का व्यक्ति है तो गर्मी उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, ठीक। उष्ण मुखा, चेहरा क्या होगा, उष्ण होगा। सुकुमारम औदात गात्रा, अंग प्रत्यंग क्या होंगे, सुकुमार होंगे। क्या होता है, प्रभूति पिल्लू व्यंग तिल कालका, यानी शरीर पे बहुत ज़्यादा तिल वगैरह उसके शरीर पे ज़्यादा रहते हैं, ठीक। व्यंग वगैरह, छाइयाँ वगैरह। क्षिप्र वली पलित खलित्य होता है, यानी बहुत शीघ्र ही क्या होता है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, बाल पीला पड़ जाते हैं, ग्रेइंग ऑफ हेयर होता है, और खालित्य मतलब हेयर लॉस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक। बहुत कम मात्रा में कपिल, समश्रु, लोम, केस आदि होते हैं। अल्प केस वाले ये भी हैं, लेकिन क्या है, कपिल वर्ण के होते हैं, जैसे बंदर का कलर होता है उस तरह का इनका रहता है। फिर आता है तैक्षण याद तीक्ष्णम पराक्रम, मतलब तैक्षण गुण के कारण क्या होता है, पराक्रमी होते हैं। तीक्ष्णम ज्ञान, तीक्ष्णाम ज्ञेय, यानी तेजी से चीज़ों को समझ पाते। प्रभूत पानसन, बहुत ज़्यादा खाने पीने वाले होते हैं। क्लेश क्या होता है, सहिष्णु होते हैं। क्लेश और सहिष्णु, क्लेश को सह नहीं पाते हैं, ठीक। दंत सूखा, दंत सूखा मतलब बार बार भोजन करने वाली, थोड़ी थोड़ी मात्रा की, अग्नि तीव्र होती है, इसलिए बार बार कुछ न कुछ खाते पीते रहते हैं। द्रवोत्तम शिथिलीकृतम मृदु संधि, प्रभुत श्रेष्ठ स्वेद मूत्र पुरुष, याद रखिएगा। बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, मूत्र और पुरुष की उत्पत्ति होती है, स्वेद की उत्पत्ति होती है, यानी मलों का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन क्या है, पित्त प्रकृति के द्वारा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाता पीता है, अग्नि तीक्ष्ण होती है, उससे क्या होता है, मल का निर्माण अधिक होता है। विश्रवात यानी कि दुर्गंध रहती है। प्रभूत पूति कच्छा आस्य सिर शरीर गंधा, यानी कि अधिक मात्रा में कच्छा और सिर में और यह सब क्या होता है, स्वेटिंग होती है, जिससे क्या होता है, शरीर में दुर्गंध रहती है, गंध रहती है। बाकी कटु, अम्ल, लवण, शुक्र अगर इनको कम होते हैं, अरे मध्यम वाले में आएगा सारा चीज़, ये देख लो। पित्तला मध्यम बला, मध्यम आयुषो, मध्यम ज्ञान विज्ञानम, वित्तोत्कर्ण, वित्त मतलब धन, धन भी क्या होता है, मध्यम होता है, ठीक। तो ये याद रखिएगा, चरक जी का है, जो अंडरलाइन किया वो याद रखिएगा, वही आप याद कर सकते हैं तो उसी को याद रखिएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, आगे आता है सुश्रुत जी का। सुश्रुत जी का भी वैसे ही इंपॉर्टेंट जो है वो मैं बता दे रहा हूँ, देख लीजिए। प्रकृतस्तु स्वेदनो दुर्गंध, स्वेदन होगा, दुर्गंध होगा। पीत से ताम्र नख नयन तालु जीवा ओष्ठ होगा। पाड़ी पाद तल दुर्भग, वली पलित खालित्य सेम होगा। बहु भुग उष्ण द्वेषी, उष्ण से द्वेष होगा। क्षिप्र कोप प्रसाद होगा, याद रखिएगा, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, राजसिक गुण होता है, राजा का गुण। मध्यम बल, मध्यम आयु, ये सब रहता है। मेधावी होते हैं, निपुण होते हैं। विग्रह वक्ता, मति, निपुण मति, विग्रह वक्ता, यानी डिबेट वगैरह करने की मेधाएँ होती है, तो डिबेट वगैरह में ये बहुत अच्छा बोलते हैं, ठीक है। और बाकी ये स्वप्न में इनको कनक, पलाश, करणी, ये सब जो पीले पीले जो प्लांट होते हैं, कनेर वगैरह जो है, पलाश है, उसे फूल दिखाई देते हैं, ठीक है। हुतासनम विद्युत उल्का, उनको बिजलियाँ वगैरह ये सब उल्का वगैरह दिखाई देता है स्वप्न में। न भयात प्रणम एदम इतम त्रिशु, अगर इनको कोई डराने की कोशिश करता है तो ये डरते नहीं हैं, ठीक है। सांत्वना, सांत्वना आदान अरुचि, दूसरों को सांत्वना देना या संरक्षण देना, ये राजा का गुण होता है, वो इनके अंदर रहता है, ठीक। सदा व्यथित नम गति भवेशम, ठीक है, प्रकृति कुछ नहीं। हाँ, अब सारंगधर जी का याद रखना है, वो याद कर लीजिएगा, बहुत कम शब्दों में बता रखा है सारा का समरी। अकाले पलितो व्याप्त धीमांस विधि चरोषण स्वप्नेशु ज्योतिषाम दृष्टा पित्त प्रकृति को नर, यानी अकाले पलितो व्याप्त, अकाल में समय पूर्व ही इनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, पीले होने लगेंगे, बाल गिर जाएंगे, यानी कि जो यहाँ पे लिखा हुआ था स्वेदनो दुर्गंधम कहाँ गया, हाँ, दुर्भगो वली पलित खालित्य, ठीक। ये चीज़ जो होती है वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, अकाल में ये तीनों चीज़ें हो जाती हैं, ठीक। धीमान स्वेदी च रोषण, धीमान होगा यानी बुद्धिमान होगा, स्वेदी मतलब पसीना आदि का होगा, रोषण, रोषण मतलब रोध, क्रोध युक्त होगा। स्वप्नेशु ज्योतिषाम दृष्टा पित्त प्रकृति को नर, जो वहाँ पे सारा लिखा हुआ है, स्वप्न में इसको जलती हुई चीज़ें दिखाई देती, तो ज्योति दिखाई देगी, मसाल दिखाई देगी, अग्नि दिखाई देगी, ये सारी चीज़ें दिखाई देती। आगे चलें, आगे आते हैं कफ प्रकृति में, सेम चरक जी का फॉलो होना है यहाँ पे। क्या, पहले हम गुण बताएंगे कफ का, उसके बाद उसी के अनुसार शारीरिक लक्षण। तो क्या है, स्निग्धम सक्षणम मृदु मधुर मधुर सार सांद्र मद स्तिमिति गुरु शीतम बिज्जल, अच्छा, अच्छा मतलब स्वच्छ, ठीक।
तस स्नेहा श्लेष्मा स्निग्ध अंग सुरक्षणवा सुरक्षणांग, सुरक्षणांग होगा। ठीक, क्या होगा जो हमको याद करना है? मृदु होते हैं, दृष्टिमुख, सुकुमार, अवदात ये भी सुकुमार होते हैं, माधुर्याद प्रभूत शुक्रम, यानी कि मधुर रस इनको ज़्यादा पसंद होता है, वो सारी चीज़ें हैं। और क्या है, जल्दी पढ़ सकते हैं जिसको हम लोग, मंद आहार चेष्टा व्यवहार, ये सब रहेगा। मंदत्वात यानी सारा आहार विहार में स्थिरता रहती है, बस धीरे धीरे सारे कार्यों को करते हैं। अशीघ्र आरंभम, आप अक्षोभ विकार, यानी बहुत देर में कोई चीज़ आरंभ करते हैं और जल्दी क्षुभित नहीं होते हैं, उस कार्य को देर तक करते हैं। गुरुत्वा सारधिष्टम अवस्थित गति, गत चलने में इनके क्या होती है? भारीपन रहता है, गुरुता रहती है। अल्प क्षुत तृष्णा रहती है, जैसे उसमें सुखदंता था, अति तीक्ष्ण अग्नि थी, इसमें क्या है? अल्प मतलब कम भूख लगती है, कम प्यास लगता है, ठीक है, संताप कम होता है। विज्जलवात होता है, सुसृष्ट सार संधि बंधना, इनके जो ज्वाइंट्स हैं बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। अच्छवात, अच्छे से स्वच्छ होने से क्या होता है? प्रसन्न दर्शना नाम, इनका मुख क्या होता है? हमेशा प्रसन्न रहते हैं ये, ठीक है। प्रसन्न स्निग्ध वर्ण स्वर, सुंदर दिखाई देते हैं और प्रसन्न रहते हैं। इससे क्या होता है इनको? वसुमंतो, याद रखना वसुमंतो शब्द है। बाकी क्या है? सारे विद्यावान, ओजस्वी, शांत होते हैं, आयु इनको अच्छे रहते हैं, संतान अच्छे होते हैं, ये सारी चीज़ें संतान संख्या में ज़्यादा होते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है, उनके लक्षणों से। अब आगे चलते हैं, सुश्रुत जी का देखते हैं। सुश्रुत ने क्या बता रखा है? श्रेष्ठ प्रकृतिया दुर्वा इंदीव निस्तृतम आद्र अरिष्टक सरकंडा नाम मन्यत वर्ण सुभज्ञ। तो ये इस तरह के दुर्वा वगैरह इस तरह के जो कलर होते हैं उसमें उस तरह के दिखाई देते हैं। प्रिय दर्शन, देखने में क्या होते हैं? सुंदर होते हैं। मधुर प्रिय, मधुर प्रिय, इनको मधुर रस बहुत पसंद होता है, ये कफ की बहुत अच्छी पहचान है, हमेशा याद रखिएगा। कफज प्रकृति का व्यक्ति मधुर रस को ज़्यादा पसंद करता है। कृतज्ञ, एहसान मानने वाले होते हैं, धृतिमान होते हैं, सहिष्णु होते हैं। अलोलुप, अलोलुप मतलब लालची नहीं होते हैं, बलवाही होते हैं। दृढ़ वैरस्य भवंती, याद रखिएगा, अगर किसी दुश्मनी करते हैं तो बहुत दिन तक बना रहता है, शीघ्र राग और विराग नहीं होता है इनको, ठीक है। जनरली अगर इनको किसी से दुश्मनी हो गई तो उसको दृढ़ वैरस्य भवती, उसको काफ़ी लंबे समय तक ये मेंटेन करते हैं। शुक्ल, अच्छा, आंखें शुक्ल होती हैं। स्थिर कुटिल लालिनी के स्थिर कुटिल कुलनी नील केशो लक्ष्मी मानम जल मृदंगम सिंह घोषा, आवाज़ वगैरह क्या होगा? सिंह के घोष के समान, जल मृदंग के समान, लक्ष्मीमान होते हैं, धनवान होते हैं, स्थिर कुटिल नील केश होते हैं, ठीक, याद रखिएगा। बाकी तो फिर देख लीजिए, कमल है, स्वप्न में क्या दिखाई देगा? कमल, हंस, चक्रवाक, ये सब दिखाई देता है। जलाशय दिखाई देगा। आपको याद क्या रखना है? रक्तांतम नेत्रम दिया है कि आँखों में थोड़ी लालिमा भी दिखाई देती है। सुविभक्त गात्र होगा, मतलब अंग जो है अच्छे से डिवाइड होंगे। सत्व गुणोपन्ना होगा, सत्व गुण की अधिकता होती है। बाकी क्लेश क्षमा होंगे। मान्यताम गुरु रामम, यानी मान रखते हैं, गुरु आदि लोगों का सम्मान करते हैं अपने श्रेष्ठ का। ये बलास क्या है? कफ का पर्याय है, तो कफ प्रकृति मनुष्य ऐसा होता है। बाकी दृढ़ शास्त्रमति, दृढ़ शास्त्रमति यानी अध्ययन में इनका बहुत ज़्यादा दृढ़ता रहती है। स्थिर मित्र धन होते हैं, इनके जो मित्र हैं वो काफ़ी लंबे समय तक बने रहते हैं। मित्रों में बार बार बदलाव नहीं होता, क्योंकि बार बार लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं ये। परिगर्ड्य चिरातम, यानी बहुत समय तक इनके जो नौकर चाकर होंगे बहुत लंबे समय तक इनके साथ टिके रहते हैं, ठीक है। गुरु मानक, गुरुओं का मान रखते हैं, सब याद रखिएगा। सारंगधर ने क्या दिया? बहुत इंपॉर्टेंट दिया, याद रखिएगा। गंभीर बुद्धि वाले, स्थूल अंग वाले, स्निग्ध केश वाले और महाबलशाली जो हैं वह कफ प्रकृति के व्यक्ति हैं। और उन्हें स्वप्न में क्या दिखाई देता है? स्वप्ने जलाशय लोकी श्रेष्ठ प्रकृति पुनर, उनको स्वप्न में जलाशय दिखाई देता है। ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? कफ प्रकृति का व्यक्ति। श्लोक याद कर लेना। गंभीर बुद्धि, स्थूलांगम, स्निग्ध केशो महाबला, स्वप्ने जलाशय लोकी श्रेष्ठ प्रकृति को नर। यहाँ ब्रेक करके 4 पाद में आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आनुकत्व प्रकृति। तो आनुकत्व प्रकृति का क्या होता है? आनुकत्व का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। आनुकत्व क्या होता है? आप दिखते कैसे हैं। तो आचार्यों ने क्या किया कि कुछ जानवरों से तुलना करके
किसी व्यक्ति के, उस सील वाले या उस व्यवहार वाले कुछ जानवर एग्जाम्पल में दिए कि अगर उन जानवरों को आप जानते हैं उनका जैसा कैरेक्टर होगा उस प्रकृति के व्यक्ति का भी ऐसा ही कैरेक्टर होगा। और ये आचार्य सुश्रुत का बहुत ही यूनिक देन है, इसलिए इसको याद रखिएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? आनुकत्व प्रकृति, यानी कि आपके नेचर के, आपके अपीयरेंस जैसा कुछ जानवरों से तुलना करने पे आप दिखाई देंगे, वो क्या कहलाता है? आनुकत्व प्रकृति। तो वात प्रकृति का व्यक्ति कैसा होगा? ये पहला श्लोक जो है किसके लिए है? वात प्रकृति। वात प्रकृति में आता है वातिकश्च अश्व अज गोमायु आसु षष्ठ उष्ट आखु नाम तथा गृद्ध काक खरादि नाम आनु के कीर्तिता नर। तो कुछ जानवरों के नाम दिए हैं, जैसे वातिकस्व, अश्व यानी कि स्व मतलब कुत्ता, ठीक, अज मतलब बकरी, गोमायु मतलब लोमड़ी, ठीक, सस मतलब खरगोश, आखू मतलब चूहा, उष्ट मतलब ऊंट। ये जो जानवर है, बाकी यहाँ गिद्ध है, काक मतलब कौवा, खर मतलब गधा। ये कुछ जानवरों के नाम दिए, बोला कि वात आनुके क्या है? वातिकश्च आनुके कीर्तिता नर। जो वात प्रकृति का व्यक्ति होगा वह कुत्ता, बकरी, लोमड़ी, खरगोश, चूहा, ऊंट, गिद्ध, कौवा और ये गधे की जो स्वभाव होता है उस स्वभाव वाला व्यक्ति होगा। तो इसको अभी मैं डिटेल में क्या करूं, ये जानवर जैसे होते हैं उन्हीं जानवरों का स्वभाव होता है। जैसे कुत्ता है, दिन भर झगड़ा लड़ाई करते रहता है, भोगते रहता है, उसी तरह का है। बकरी में इतनी चंचलता होती है, उसी तरह का वात प्रकृति के व्यक्ति में तमाम चंचलता रहती है। लोमड़ी कृतज्ञ होती है, किसी का एहसान नहीं मानती है, तो उसी तरह कैरेक्टर होगा। खरगोश भी क्या होता है? थोड़ा थोड़ा खाते रहता है, दिन भर घूमता रहता है, खेलता रहता है। चूहा का भी वही कार्ड है, ऊँट का भी वही हाल है, गिद्ध है, कौवा है, गधा है। तो इस तरह से एग्जाम्पल जो कैरेक्टर से आप देखें और आपको लगे कि हाँ ये वात प्रकृति के व्यक्ति में मिल सकता है। तो एक सिमिलरिटी इजीली समझाने के लिए ये लोक पुरुष साम्यता के हिसाब से आचार्य ने बता रखा है। बहुत यूनिक योगदान है। सुश्रुत जी फिर क्या बोलते हैं पित्त प्रकृति के लिए? पित्त प्रकृति का व्यक्ति कैसा है? भुजंग उल्लूक गांधर्व यक्ष मार्जार बानरे व्याघ्रम अच्छ नकुलम आनुके पैतृकस्तु नराय स्मृत। तो ईजी है। भुजंग मतलब सर्प होता है, उल्लूक मतलब उल्लू होता है, गांधर्व क्या होता है? एक प्रजाति होती है ये, या रेसे से समझ लीजिए ओल्ड एज का, जो गीत संगीत में रुचि रखती थी। फिर यक्ष भी उसी तरह का होता है, ये भी एक प्रजाति है। मार्जान मतलब बिल्ली होता है, और ये बानर मतलब बंदर होता है। व्याघ्र आप जानते हैं, जो व्याघ्र है अच्छा है, इसमें आपके जो हिंसक जानवर आते हैं, शेर है, चीता है, उस तरह का। नकुल होता है, नकुल भी उसी तरह का है, सर्प से जो लड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो मिलती हैं वो पैतृक प्रकृति के व्यक्ति में होगा, यानी कि थोड़ा सा वो लड़ाकू प्रकृति का होता है, थोड़ा हिंसक होता है, ठीक है। और जब प्रसन्न रहता है तो गीत गाना रखता है। तो ये एक साथ दिखाया हुआ है। राजसिक प्रकृति है, या तो लड़ाई करेगा या तो भोग विलास में रहेगा। तो उसी तरह का मिलता जुलता कैरेक्टर है, ठीक। फिर आता है कफ प्रकृति को आप देखिए। कफ प्रकृति ब्रह्मा रुद्र इंद्र वारुणे सिंह स्व गज गोवृष तार्क्ष्यम हंस आनुकः शेष प्रकृतियों नरा। तो ब्रह्मा मतलब ऋषि ज्ञानी होता है, ब्रह्म क्या, इंद्र राजा होता है, तो राजसिक गुण थोड़ा सा इसके अंदर रहता है। फिर वरुण है, वरुण मतलब जो जल वाली चीज़ें रहती हैं, वरुण देवता जल के उस तरह का। सिंह है, सिंह जैसा रहता है, अश्व जैसा रहता है। गज मतलब शांति से चलने वाला, अपना काम करने वाला। गोवृष मतलब बैल के जैसा रहता है। तार्क्ष्यम हंसम आनुकः हंस जैसा रहेगा, ठीक। तो ऐसे कैरेक्टर वाले व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? शेष प्रकृति का व्यक्ति होता है, ठीक है। तो ये इजी है, इसको याद रखिएगा। ये आनुकत्व प्रकृति बहुत यूनिक है, इसको याद रखेंगे तो बहुत आसानी होगी आपको, और बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, आचार्य सुश्रुत द्वारा दिया गया है। जिस तरह से जात्यादि प्रकृति आपने चरक के द्वारा दिया गया है, महाभौतिक प्रकृति जो है या पंचभौतिक प्रकृति जो है सुश्रुत के द्वारा दिया गया है, उसी तरह सुश्रुत का एक और योगदान है आनुकत्व, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है।
बाकी अगर आपको ये मटेरियल समझ में आ रहा है, आपको चैनल पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।